एकमेवाक्षरज्ञानं गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत् पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यं यद्दत्त्वा च ननि भवेत्। अयि सुरसरस्वती समाराधनैकव्रतभव्याः सभ्याः अद्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एतस्यां साक्षात्कारधारायां तत्र भवतां सर्वेषां रसिकानां स्वागतम्। अद्य अस्माभिः सह चर्चां कर्तुम् अस्माकं मार्गदर्शनाय अस्माकं जीवने प्रेरणाप्रदानाय अस्माकं भाग्यवशात् सम्प्राप्ताः सन्ति लखनौ नगरस्य, न केवलं लखनौ नगरस्य, न केवलम् उत्तरप्रदेशस्य, न केवलं भारतस्य, अपि तु सकलस्यापि विश्वस्य अग्रगण्येषु शैवदार्शनिकेषु अन्यतमाः भारतस्य महामहिमराष्ट्रपति महोदयैः पद्मश्री पुरस्कारेण सभाजिताः अत्यन्तं श्रद्धेयाः वरेण्याः आचार्याः नवजीवन रस्तोगी महोदयाः विश्वविद्यालयपक्षतः भवतां स्वागतं वदामि। इदानीं वस्तुतः भारतवर्षे अध्यापकेषु अध्यापनक्रमे काचित् विशिष्टा एका परम्परा अस्ति। इत्युक्ते संस्कृतस्य या गुरुशिष्यपरम्परा अस्ति, शास्त्राणां या गुरुशिष्यपरम्परा अस्ति, पुनश्च आधुनिककाले अपि तां परम्परां संरक्षन्तः केचन आचार्याः न केवलं पारम्परिकशास्त्राणि अपि तु आधुनिक सन्दर्भे विमर्शे ये विषयाः आगताः तैः सह अपि शास्त्रार्थं विचारं विमर्शं वा कुर्वन्तः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। इदानीं तेषां जीवनं बाल्यजीवनं विशेषतः कीदृशं, तैः कथम् एतादृशं भव्यम् अध्ययनम् आसादितम् इति अस्माकं सर्वेषां छात्राणां जिज्ञासा भवति। एतया एव जिज्ञासया अहम् अत्र उपस्थितः अस्मि। भवतां बाल्यकालविषये वयं ज्ञातुम् इच्छामः, कथं संस्कृतं प्रति भवन्तः आकृष्टाः, कथं दर्शनशास्त्रं प्रति भवतां कदा एषा यात्रा आरब्धा, दर्शन अध्ययन की या संस्कृत के अध्ययन की ये जो आपकी सुदीर्घ अकादमिक यात्रा है, कैसे इसका, क्या बाल्यकाल में ही कुछ ऐसे संस्कार थे, ये हम जानना चाहते हैं कैसे आरंभ हुआ। आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कई विशेषण लगा दिए वो ज़रा सा मुझे संस्कृत परंपरा में विशेषण चलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने बारे में एक चीज़ जानता हूँ और वो ये है कि मैं हमेशा विद्यार्थी रहा हूँ और आज भी विद्यार्थी, ये मेरी दृष्टि रही है। तो कहीं पर भी आचार्यत्व नहीं है। मेरा जीवन जो प्रारंभ होता है, मैं एक व्यापारी परिवार से हूँ और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, मेरे माता पिता इस तरह की शिक्षा उनके पास नहीं थी। मेरे पिताजी उस वक्त तक वो मॉडल स्कूल कहलाता था, यानी शायद वो छठे या चौथे के लगभग होता था। तो एक व्यापारी परिवार से थे, तो उन्होंने वो की थी और मेरी माता सामान्य गृहिणी थी और व्यापारी परिवार में भाई परिवार मेरा प्रारंभ से ठीक था, संपन्न था। लेकिन जो मुझे प्रेरणा मिली वो मुझे अपने पिता से मिली। मेरे पिता प्रातः काल उठ करके गीता पढ़ाया करते थे मुझे पहलू से। अच्छा, तो वो कहते थोड़ी गीता पढ़ लो, तो गीता पढ़ते थे। दूसरी बात ये थी कि जो मेरा जीवन बीता प्रारंभ जो संस्कार आए, वो संस्कार मेरे पिता बहुत कई चीज़ें, मेरे पिता मेरा परिवार जो है वो पुष्टि मार्ग का अनुयायी है। तो मेरे यहाँ पुष्टि के जो पुष्टि मार्ग के आचार्य थे उन्हीं का आना जाना रहता था। और लेकिन मेरे पिताजी बंधे नहीं थे, तो केवल वही नहीं, उसी बहाने से
और भी बहुत आचार्य आया करते थे। तो मुझे स्मरण पड़ता है कई आचार्यों का, जैसे स्वामी नारायणानंद सरस्वती जी थे, राघवाचार्य जी थे, वो रामानुज संप्रदाय थे जी, और एक स्वामी शरणानंद जी थे अपने समय के। तो मैं अपने पिता के साथ पुणे मिशारण इत्यादि में भी भाषण उनके प्रवचन सुनने के लिए जाया करता था। घर में भी लोग आते थे। तो ये एक वातावरण मेरे सामने था और बड़ी विचित्र बात होती थी। एक उनके मतलब कभी-कभी उनके प्रति आक्रोश भी होता था। मुझे लगता था ये तो सब बेकार है। बच्चे थे और कभी-कभी अच्छा ही लगता था। तो ये चीज़ इस प्रकार की, मेरी माता बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। मेरे घर का एक अपना मंदिर था, आज भी है, और तो वहाँ भी जाना-आना होता था और कई लोग आते-जाते थे। और कुछ पुष्टि मार्ग के भी, पुष्टि मार्ग के सब आचार्य उतने दिव्य और सुज्ञ नहीं है, लेकिन उसके अतिरिक्त फिर भी कुछ आचार्य थे, उनका आना-जाना रहता था। तो वो एक संस्कार बनने पड़ा हुआ था उनका, तो वो इस प्रकार से चीज़ पे। और मेरे बचपन से ही जो मेरी प्रवृत्ति रही है, वो प्रवृत्ति पढ़ने की रही। मुझे और सब कुछ पढ़ता था मैं। अच्छा, मैंने कोई एक ऐसा विषय नहीं था किस्सा तोता मैना से लेकर के, हाँ, मुझे जो घर खर्च मिलता था, तो उस घर खर्च से मुझे याद है, उस वक्त तो आज तो अब मैं 86 वर्ष का हो गया। उस वक्त मुझको 4 आने खर्चने के लिए मिलते थे। अच्छा, तो जी हाँ, तो वो मैं बचा लेता था। तो एक आध आना का उस वक्त पैसे की बड़ी वैल्यू थी, 4 आने बहुत होते थे। लेकिन बाकी पैसे इकट्ठा करके मैं पुस्तकें लाता था और वो उसके मैं पढ़ता था। मेरे पिताजी ने मेरा बहुत सहयोग किया पढ़ने में। तो किताबें जब मैं यानी आप समझिए इंटरमीडिएट तक मैं आया हूँ, तब तक मैं लगभग, अब संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं 3-4 हज़ार पुस्तकें पढ़ चुका था। 3-4 हज़ार। जी। और रामायण, महाभारत, ये सब मैंने, मुझे लगता है कि शायद मैंने 7वीं 8वीं कक्षा तक ही मैंने पढ़े हुए थे। तो कुछ समझ में आती थी, कुछ नहीं समझ में आती थी। कुछ अनुवाद के साथ भी पढ़ते थे, कभी सामान्य भी पढ़ते थे, शिक्षक भी बस। लेकिन मैं पढ़ता ये कहीं पर नहीं था कि कहानी नहीं, पर कहानी, उपन्यास और धार्मिक ग्रंथ, हमारे महाकाव्य, ये सब कुछ मैं पढ़ता था। नहीं, हम आज जिस समय में रह रहे हैं, माता-पिता अपने बच्चों को विज्ञान पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, चिकित्सा पढ़ने के लिए, ऐसे उन विषयों में जहाँ वृत्ति की संभावनाएँ ज़्यादा है, अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं और बच्चे स्वयं भी ऐसे विषयों में अपना करियर देखते हैं। क्या आपके समय में भी ऐसी कोई ऐसा वातावरण था या वृत्ति के लिए अध्ययन नहीं था? अध्ययन के लिए ही अध्ययन था? मुझे लगता है वृत्ति के लिए अध्ययन जो है, ये शायद पिछली पीढ़ी की समस्या रही है। यानी मेरी पीढ़ी से, यानी जब मैं अपने बच्चों के लिए सोचने लगा, तो मैंने उनके लिए वृत्ति, और अब जो मेरे बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लिए सोचने की वृत्ति की बात है। लेकिन मेरे पिता ने और मेरे गुरुओं ने एक ही चीज़ हमेशा देखी, ये मेरे एक, जिसको कहते हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, वो सब जगह सर्वत्र, ये मैं देख रहा था कि वो हम्म, मेरा लड़का, मेरा अच्छा विद्यार्थी, अच्छा नागरिक, समाज का अच्छा सदस्य कैसे बने, ये केंद्र, केंद्र में था। नहीं, शिक्षा मनुष्य बनाने वाली थी, अब शिक्षा क्या इंजीनियर बनाने वाली होगी? जी, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो इस परिवर्तन के क्या कारण आप सोचते हैं? क्यों हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो विश्वविद्यालय की हो, चाहे वो प्राथमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पे हो, ये जो एक अध्ययन का प्रयोजन जो बदल गया है, पूरा एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में,
तो इसी के पीछे कारक क्या? मैं आपके साथ बीच में काट रहा हूँ। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन का प्रयोजन हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत के लिए तो निश्चित रूप से अध्ययन का प्रयोजन बदल है। ये बात थी। तो ये शिक्षा के प्रयोजन में जो परिवर्तन आया, प्रायः सब दूर यह एक भाव आया पूरे वैश्विक स्तर पर कि हम किसी प्रयोजन से अध्ययन होने लगा है कि चिकित्सक बनने के लिए ये पढ़ना है, इसके लिए पढ़ना है। ये तो विभाजन तो पहले भी था, पर जो पढ़ कर के ज्ञान प्राप्त करना है जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य न हो करके पढ़ कर के इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये जो लक्ष्य आया माने वृत्ति केंद्रित जो शिक्षा हुई, इसके पीछे क्या कारक आप महसूस करते हैं? नहीं, कारक मैंने तो स्वयं साक्षी रहा हूँ उस बात का, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं तो अपने विद्यार्थियों को भी हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि भाई आज भी यही बात कि शिक्षा, देखिए पहली बात तो ये है कि चूंकि एक मौलिक प्रश्न उठता है कि शिक्षा क्या प्रयोजनवती होती है, तो मुझे लगता है कि शिक्षा का प्रयोजन नहीं, शिक्षा का स्वरूप ही है आत्म संस्कार का। यदि आत्म संस्कार नहीं करती तो शिक्षा नहीं है। इसलिए शिक्षा का जो प्रयोजन है वो उसके स्वरूप या उसकी परिभाषा में ही शामिल हो जाता है। यदि हम शिक्षा को परिभाषित करना चाहते हैं तो ठीक वो चीज जो है, तो देखिए वह क्या है कि शिक्षा में परिवर्तन नहीं आया है। शिक्षा में जो परिवर्तन लक्षित होता है वो जीवन के प्रति हमारी जो दृष्टि है उसके कारण होता है। तो पूरे जो जीवन जीने की जो दृष्टि हमारी रही है वो बदली है, और वो बदली है पूरे भारत के अंदर बदली है। अब सोचिए जी, जिसको हम, सच बात ये है कि हमने कहा ना, हमारे माता पिता आज की दृष्टि से पढ़े लिखे थे, हाँ, वो ये नहीं जानते थे। वो, हाँ, मतलब मैं उनको शिक्षित मानता हूँ। और वो वास्तव में मेरी निगाह में मैं अपने माता पिता से कभी भी जीवन में पूर्ण होने की, मतलब कहीं वो बात ही नहीं आती। मैं जो भी हूँ वो दो के कारण हूँ, या तो माता पिता के कारण हूँ और या अपने गुरुओं के कारण, जो भी हो। और जो कुछ भी हमारे में कमियां वो मेरी अपनी है, अच्छाइयां जितनी भी हैं वो उनकी दी गई है। तो स्थिति क्या है कि जीवन के प्रति हुआ क्या है कि उस युग में, देखिए, वो पराधीनता का युग था। जब मैं पैदा हुआ 1939 में मेरा जन्म हुआ, तो तब भारत पराधीन था। वो कि भारत में स्वाधीनता की वो शुरुआत हो गई थी, उसके लिए संघर्ष भी हो रहा था। और मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी, कम से कम मेरी माता भी कहना चाहिए, कि वो इससे दूर नहीं थे। उन्होंने बड़ा योगदान किया इसमें, और समाज के अंदर न जाने कितने उन्होंने अपने दृष्टि से समाज के अंदर बड़े उन्होंने कई आंदोलन भी किए में, और सजिया, और मेरी माता ने कई संस्थाएं भी चलाई। इस दृष्टि से भी धार्मिक संस्थाएं थी, लेकिन उसके माध्यम से वो समाज सुधार करने में, लोगों को आगे बढ़ाने में, तो ये दृष्टि क्यों थी, वो समाज की दृष्टि थी। संविधा के साथ साथ क्या हुआ है कि हम समाज से, देखिए, स्वाधीनता को लोग गुण मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि स्वाधीनता के साथ हमारी भौतिक समृद्धि तो आई, लेकिन हमने जो पाश्चात्य जीवन से जो चीजें ली, हमने उनकी अच्छाइयां नहीं ली। हम मानसिक दास बन गए, और एक अंधी होड़ में कि हमको उनके साथ दिखाई पड़ना चाहिए, उस रूप में हमने उनको गुणों को तो नहीं, लेकिन हमने उनके जो बाहरी आडंबर थे उसकी नकल करनी शुरू कर दी। तो प्रारंभ क्या हुआ कि जब हम लोग, जब मेरे लिए भी जब हुई, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को क्या बनाऊंगा। अब देखिए अंतर क्या होता है। जब मैंने अपने बच्चों के लिए सोचा तो ये हुआ कि भी ठीक है,
हम अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे और वो ही निर्णय करें कि वो क्या बनेंगे। तो जब मेरी लड़की बड़ी हुई तो उसने कहा पापा मैं मे मेडिकल में जाना चाहती हूँ। तो मेरे मन में था तो मैंने कहा तू सरकारी नौकरी में क्यों नहीं जाती, आईएएस वगैरह तैयारी क्यों नहीं करती? कहा नहीं मेरी इच्छा नहीं। फिर मैं ठीक। तो ये अभी तक ये था कि निर्णय मेरे बेटे ने भी तुम कहा नहीं निर्णय तुम्हारा है, निर्णय मैं नहीं करूँगा। मैं चेष्टा ये करूँगा कि जितने सर्वोत्तम शिक्षा जो मेरे साधनों में है वो मैं तुम्हें दूँ और वो जो मुझसे संभव था वो हमने दिया। निर्णय उनका था, निर्णय मन का है। अब हम पैदा होते ही अब ये तीसरी जनरेशन आई स्थिति कि अब जब बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं हम लड़के को डॉक्टर बनाएंगे, हम लड़कों को इंजीनियर बनाएंगे, हम सरकार में ले जाएंगे या हम अब मैनेजमेंट में ले जाएंगे या हम अब उसकी वृत्ति जो है माता पिता तय करने लगे और बच्चे की एम्बिशन या महत्वाकांक्षा न हो करके अब वो महत्वाकांक्षा जो है माता पिता की हो गई। आज आप समाज के अंदर जो इतनी विपत्तियां विचिकित्साएं और संकट देख रहे हैं उसका कारण ये है कि बच्चे उतने महत्वाकांक्षी नहीं हो रहे हैं जितने कि उनके माता पिता महत्वाकांक्षी थे और उसकी कीमत जो है वो बच्चे चुका रहे हैं। उनका बचपन भी हम छीन ले रहे हैं। तो ये जो बात है कि हमने अपना बचपन भरपूर जिया, मेरे माता पिता ने ये ठीक है हम लोग वो एक तो स्कूलिंग जो थी वो पहले हमारी हमारी स्कूलिंग पर जिसको आप कहते हैं वो तो प्रारंभिक घर पर हुई। अच्छा मैंने जी हाँ मैंने तो काफी औपचारिक विद्यालय शिक्षा औपचारिक विद्यालय में तो मैं चौथे में गया और उस जमाने में चौथे से छठे में 1 मिनट का 1 साल प्रमोशन दे दिया गया था, सब मैं छठे में आ गया। तो छठे से लेकिन शिक्षा के ऊपर यानी विद्यालय में भी एक एक वातावरण था कि पढ़ाते थे शिक्षक सजा भी देते थे, अब तो हम सजा देते नहीं हैं। तो जबकि वो स्कूल में मैंने जिस विद्यालय में गया उसके मैनेजर मेरे ताऊ जी थे, प्रबंधक ताऊ जी थे। लेकिन ताऊ जी प्रबंधक थे इस नाते उनसे सुन गई मुझे मेरी इस रूप में कोई पहचान नहीं थी। मेरी पहचान जैसे सामान्य विद्यार्थी थे और यदि मैं काम करके नहीं गया हूं तो अगर मेज पे खड़ा होना है तो दूसरा विद्यार्थी खड़ा हो तो मैं भी खड़ा हो गया और मैं घर पर आकर के नहीं कह सकता हूं कि मुझे खड़ा किया गया था। तो ये कुछ चीजें उस मैं प्रशंसा निंदा नहीं कर रहा हूँ लेकिन वहां पर भी अध्यापक गुरु का जो संबंध था वो बिल्कुल दूसरा था। तो हम ये जानना चाहते हैं, ये मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है और हमारे जो सुनने वाले छात्र हैं विश्वविद्यालय के उनको भी एक जो आपकी अकादमिक यात्रा है ये विद्यालय जीवन से उच्च अध्ययन तक, उनमें कैसे गुरुजनों का आपके योगदान, किन गुरुओं का अभी आप स्मरण करना मैं समझते हैं? नहीं, कौन से ऐसे गुरु हैं जिनके विशेष प्रभाव आप महसूस करते हैं ये विद्यालय स्तर पर? मैंने वहाँ इसमें जब से मैंने आँख खोली तो मैं तो मेरा ऐसा कोई गुरु नहीं जिसका मैं स्मरण न करना चाहूँ, क्या बात है। क्योंकि हर गुरु ने मुझे कुछ न कुछ दिया है। जैसे मेरी शुरुआत जो हुई जब मैं सबसे अगर आप ये कहें कि शुरुआत से तो पार्टी पूजन तो जिन हीरा वल्लभ शास्त्री जी थे उन्होंने कराया, लेकिन मेरी शुरुआत जो अध्ययन की हुई वो पंडित श्यामलाल मिश्र से हुई और मैंने अपनी पुस्तक उनको समर्पित भी की है। तो पंडित श्यामलाल मिश्र ने मुझको तो एक विद्यार्थी के रूप में गढ़ा। और मत देखिए क्या होता था जब आपने इसमें कई प्रश्न रखे हैं तो एक वो मुझे तो पढ़ाते थे तो एकदम वो मुझे दंड देना चाहते थे। तो दंड देने के लिए उन्होंने क्या किया कि मेरे माता पिता सबसे कहा कि अब आप लोग बड़ा मकान था हमारा, दो एक 3 हिस्से थे मकान के, तो जिस हिस्से में हम लोग
पढ़ते थे यहाँ पंडित। तो उन्होंने कहा कि आप लोग हट जाइए। अब देखिए मेरे माता पिता के ये साहस नहीं था कि गुरु कह रहे हैं कि हट जाइए तो पढ़ो। अब मुझे ये सवाल नहीं कि उन्होंने मुझे पीटा या नहीं पीटा, पीटते नहीं थे, लेकिन दंड उन्होंने अपने ढंग से जो दिया वो मुझे। लेकिन सबसे बड़ा योगदान उनका है कि मेरी भाषा को और विद्या के प्रति अनुराग उन्होंने गढ़ा। तो ये उनका मैं बड़ा भारी योगदान है। वो जो मुझे पढ़ाते थे इतनी अच्छी तरह से आते, मैंने भाषा को जैसे उन्होंने बढ़ाया, जैसे वो डिक्टेशन दे रहे हैं कलम लिखने के लिए, तो उनका उचित पंडित जी समीचीन टीका का आपने उपयुक्त। अब इस तरीके से उन्होंने मेरी भाषा का संस्कार किया। उसके बाद जब मेरे जीवन में जो गुरु आए जिन्होंने संस्कृत के प्रति, और जिसको आप संस्कृत में कहते हैं कि आलोचना बुद्धि के साथ और संस्कृत बोलना, ये उन्होंने उनके साथ मैंने वो पंडित जगन्नाथ पांडे जी थे विद्यालय स्तर पर, और ये विद्यालय स्तर पर का, क्योंकि अब आपने यात्रा पूछी तो ये विद्यालय स्तर की बात है। तो पंडित जी तो मेरा ख्याल है कि श्याम सुंदर जी तो 6 सातवें के बाद शायद बंद कर दिया। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कराई। उसके बाद जब उसके बाद से फिर जब मैं आया हूँ, मैं समझता हूँ कि 9वें से श्याम पंडित जगन्नाथ जी मेरे जीवन में आए, और संस्कृत लिखना, संस्कृत पढ़ना, और कई बार तो ऐसा था न्यूज़पेपर्स के अंदर कई समस्याओं को लेकर बहस चलती थी, तो पंडित जी कहते थे तुम इसमें भाग लो। वो मेरी सहायता करते थे, तुम लिखो, उत्तर दो, ये प्रश्न उठ रहा है, ऐसा अपना नाम कहीं नहीं। तो ये, और मुझे याद है कि सतीश की सिद्धांत कौमुदी के मैं टीका का नाम तो तब सिद्धांत कौमुदी की टीका है तत्व नहीं तत्व, मैं नाम याद वो जी नहीं बांधर न मानी, वो ये दूसरी पुस्तक है। वो उन्होंने तो नखास में खरीदी, एक न्याकर और लाख को मुझको दे दी, कहीं तुम्हारे लिए। तो वो उनके साथ इंटरमीडिएट तक उन्होंने मुझको उन्होंने कहा, और संस्कृत ने, संस्कृत लिखना, संस्कृत पढ़ना, और वो संस्कृत देखिए उनका पढ़ाने का ढंग कितना अच्छा था। वो कहते थे ये जैसे मांग का हर्षित का संग्रह था, पढ़ते थे, कहते इसका हिंदी में अनुवाद करो, हिंदी में अनुवाद कर इसको बंद कर दो, अब दोबारा अनुवाद करो, अब हर्षित लिखो, मिला। तो अब देखिए इस तरीके से उन्होंने करके सीखना, जी स्वयं करके सीखना। ये मेरे उसी मैंने ये, और संस्कृत बोलना, डिबेट्स में पार्ट लेना, संस्कृत भी डिबेट्स में पार्ट मैंने उन्हीं के कारण लिया। और आप बड़े अपने जीवन का विचित्र अनुभव सुनाओ। मेरे तो बात के गुरु थे, तो रामचंद्र दीदी जी का नाम आपने सुना होगा। तो अब नहीं उनका शरीर, मेरे गुरु थे वो, एमए में उन्होंने मुझे पढ़ाया था। तो दुर्गा गीता विद्यालय एक संस्कृत विद्यालय था, तो वहाँ संस्कृत में डिबेट हुई, तो मैं इंटरमीडिएट में था, तो मैं गया, वो भी आए, और हम दोनों को प्रथम पुरस्कार मिला। तो ये, लेकिन विश्वविद्यालय में जो आया, और विश्वविद्यालय में खैर एक से एक अच्छे अध्यापक थे, लेकिन उसका भी जो पहला मेरा संस्कार हुआ
मैं नाम नहीं लूँगा, उन अध्यापक का नाम नहीं लूँगा, वो मेरे गुरु थे और बात को उन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन पहले साक्षात्कार में वो वो अभी अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा रहे थे और उन्होंने संस्कृत में प्रश्न किया, क्या कोई संस्कृत में जवाब नहीं दे सकता क्या? तो मैं खड़ा हो गया, तो हम प्रथमक कर पा तो खैर, तो वो वहाँ से मेरा विश्वविद्यालय में प्रबंध है। विश्वविद्यालय के गुरु बहुत अच्छे थे। जिन गुरुओं से ये भी गुरु जिनका मैं चर्चा कर रही हूँ वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन विश्वविद्यालय के में जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया उसमें हमारे व्याकरण के गुरु थे जय जय प्रसाद दीक्षित जी, साहित्य के गुरु थे हमारे डी.एन. शुक्ला जी, मैशती और सेम पांडे जी हमें वाग्भट अलंकार पढ़ाते था, अलंकार शास्त्र में। तो ये मोतीलाल जी थे, यानी ये सब एक से एक अच्छे टीचर थे। व्याकरण कैसे पढ़ी जाती है ये हमने गाथा दीक्षित जी से और डॉक्टर मोतीलाल रस्तोगी से सीखा। यही लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ मैं 100% लखनऊ की प्रोडक्ट थी, यही पैदा हुआ, यही पढ़ा, यही विश्वविद्यालय में काम किया। लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में भी आप सक्रिय मैं आपने समय में। जी जी आप अभी मैंने जीवन में कुछ ऐसा रहा कि जो शायद माता पिता का प्रभाव था, राजनीति शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा। अच्छा हाँ, लेकिन सामाजिक जीवन में मैं हमेशा बहुत सक्रिय। तो जब मैं विद्यालय में था, मैं 9वीं में था, उस समय भी समाज के अंदर जितने कार्य होते थे या जितने भी आप देखेंगे, इनमें चौथी क्लास से मुझे याद है कि भीम प्रतिज्ञा ये पहला नाटक था जिसके अंदर मैंने अभिनय किया, भीम का अभिनय मैंने उसमें किया। तो वो जितेंद्र लाल राय का लिखा हुआ नाटक था। उसके बाद तो उनके कई नाटकों में, तो हमारे मोहल्ले में एक नाटक की वो संस्था भी थी, तो हम लोग उसमें काम कर रहे थे। तो मैंने कहा जीवन में समाज के साथ साथ या जो हमारे हमने कहना कि इस वजह से जैसे कभी लखनऊ में बाढ़ आई या कुछ हुआ तो उसमें भी हम सक्रिय रूप से जा कर के सहयोग करना, वो सारा काम करना। तो इसमें मेरे माता पिता भी मैं काफ़ी वो मुझे इनकरेज करते थे और ये लगातार जब भी कॉलेज के अंदर में ये विश्वविद्यालय संघ या यूनियन कह लीजिए, उसकी सेक्रेटरीशिप का इलेक्शन में लगा और मैं हो गया, तो 90 में किया। तो इस ढंग से जब मैं कानीकुट कॉलेज में इंटरमीडिएट में गया तो मैं कानीकुट कॉलेज चला गया, फिर रसूली कॉलेज में था। फिर मैं वहाँ अपोजिशन पार्लियामेंट थी तो मैं लीडर अपोजिशन था। उसके बाद जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आया तो लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली घटना ये हुई कि बीए प्रथम वर्ष का लड़का कभी भी एक ज्ञानवर्धनी सभा थी, हमारे ज्ञानवर्धनी सभा है लखनऊ विश्वविद्यालय की संस्कृत विभाग के थी और संस्कृत विभाग की वो सभा बड़ी महत्वपूर्ण थी। बहुत वो नाटक खेलती थी, कभी सम्मेलन करती थी, काव्य गोष्ठी करती थी और विभाग के अंदर न जाने कितने संस्कृत, यानी मैंने कहा ना मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि सब तो सिर्फ सारे संस्कृत के, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं शायद छठे में रहा हूँ, 7वीं में रहा हूँ, तो विश्वविद्यालय आता था, यहाँ ड्रामे होते थे, संस्कृत ज्ञानवर्धनी करते, तो लड़कों को तो प्रवेश हुआ था नहीं, तो जिनके साथ में आता था कि बड़े लड़कों के साथ,
तो मैं पीछे श्मशान मंडप में घुस जाता था, बैठता था, देखता था। तो वो एक शुरू से आकर्षण का। एक आकर्षण विश्वविद्यालय करा। फिर मैं ज्ञानवर्धनी में रहा, तो फिर सेक्रेटरी रहा, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट हुआ। फिर उसके बाद अपने विश्वविद्यालय का जब हुआ तब हम जूनियर लाइब्रेरियन थी यूनियन की, उसका मैं जूनियर लाइब्रेरियन हुआ। फिर मैं प्रेसिडेंट हुआ अपने विश्वविद्यालय में। तो एक लेकिन जो हुई ना वो विद्यार्थी होने की, हाँ, राजनीति वाली पार्ट आती है हमारे साथ। हमारे साथ आती क्या है, जब मैं यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ तो उस साल एमए का विद्यार्थी था। और ये विश्वविद्यालय में शायद पहली बार हुआ था कि पढ़ने लिखने वाला लड़का विश्वविद्यालय की राजनीति में आकर के अध्यक्ष बना और रिकॉर्ड बोर्ड से मैं जीता था। उस वर्ष कुछ घटनाएं घटी और मैं देखता हूँ कि आदमी नियति का विधान होता है, तो खैर उन घटनाओं में नहीं जाऊंगा। लेकिन उन घटनाओं का परिणाम ये हुआ कि विश्वविद्यालय में कि उस वक्त ये लगा था कि भ्रष्टाचार, उस वक्त की बात 59-60 की बात कर रहा हूँ वहाँ से, कि विश्वविद्यालय के अंदर भ्रष्टाचार है। और एक कहना चाहिए कि एक लड़की को लेकर के हमारे एक ट्वीट में जो उस वक्त के डीन थे उनके प्रति काफ़ी कुछ आक्रोश था। तो उसको मोड़ दे करके फिर वो आंदोलन जो था, उस आंदोलन का सूत्रपात हुआ। विश्वविद्यालय लगभग 3 महीने बंद रहा और उसको लोग राजनीति से जोड़ते हैं, मैं उसको राजनीति से नहीं जोड़ता हूँ क्योंकि मैं कभी राजनीति में रहा ही नहीं। वो आपका सामाजिक सरोकार। वो मेरा सामाजिक सरोकार था और उसके लिए मैंने संघर्ष भी किया। पर आज छात्र राजनीति में होना भविष्य में जो मुख्य राजनीति की धारा है उसमें जाने का एक साधन है। मैं आज विश्वविद्यालय मेरे जो उस भी था, मैं बताता हूँ, बहुत मुझे चीज बताता हूँ क्योंकि वो आपने प्रश्न उठाया है। तो हुआ ये कि जब मैं 3 जेलों में रहा हूँ। अच्छा जी, तो मुझे पहली बार मैं लखनऊ जेल में रहा। लखनऊ जेल के बाद फिर मुझे नैनी जेल में भेजा गया। नैनी जेल में मैं फांसी के सेल में रहा 15 दिन, जहाँ पे सूरज का प्रकाश भी नहीं आता था। ओहो जी, और उसके बाद फिर मैं फैजाबाद जेल आया। वो बहुत आराम की जगह थी। कारण इसी छात्र आंदोलन की। छात्र आंदोलन में छात्र इसके ऊपर तो ऐसा हुआ, विश्वविद्यालय में इस घटना को लेकर के बहुत आक्रोश हो गया था। और उस आक्रोश का परिणाम ये हुआ कि विश्वविद्यालय में काफी हिंसात्मक स्थिति हो गई थी। लोग उसको समेटने के बाद फिर हमने एक उस इतिहास में नहीं जाएंगे और आपको बहुत समय चला जाएगा। तो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद उसके निष्कर्ष निकले और उसके बाद, लेकिन उस आंदोलन में लगभग उसमें तमाम राजनीतिक दल कूद पड़े। अब आप देखिएगा उसमें भी क्या चीज हुई, बड़ी वो चूंकि वो बात आएगी तो आपको रोचक लगेगा। चलिए मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। जब मुझे जेल में डाला गया तो चूंकि मैं प्रेसिडेंट था, तो कुछ मेरे साथ ये हुआ कि विशेष ट्रीटमेंट किया जाए। तो मेरे लिए हुआ कि आपको हमको सश्रम काम करने के लिए जेल के, हाँ एक चीज और बता दूं, जेल के अंदर ही यानी मेरा मुकदमा भी जेल में लगा गया और जेल में मुझे सजा सुनाई गई। और जो विचित्र बात हुई है, आप वहां से ही शायद आए, अच्छा भी लगे कि जिस जज ने मुझे सजा दी जेल के अंदर, उसका जब सजा उन्होंने मुझे कलेजे से लगा लिया और कहा, काश मेरा तुम्हारा जैसा मेरा बेटा होता। क्या बात है। वाह, ये उसका मैं तो जब जेल में गया मैं, तो हुआ यूं, मैं आपको एक घटना शायद आपको, तो ये हुआ कि आप मेरे लिए खाने की व्यवस्था
जेल वालों की तरफ से कुछ मुझे अतिरिक्त सुविधा देने की बात है, मैंने मना कर दिया। मेरे साथ 149 लड़के बैठे। मैंने कहा कि मैं 149th व्यक्ति होऊँगा, तो स्थिति ये हुई कि जब तो अब मेरे पिताजी मुझसे मिलने गए, तो कुछ फल लेके गए। तो मैंने कहा, "पिताजी आप नाया कीजिएगा।" बोले, "क्यों?" हमने कहा, "आप लाइएगा तो आप सबके लिए लाइए, नहीं तो मत लाइए।" तो लखनऊ में एक सिटीजन्स कमेटी बनी और फिर जब भी सामान जितना भी गया है, सबके लिए, सबके लिए। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति तो राजनीति मेरे लिए, और जब मैं वहाँ से हटा, तो उसके बाद मुझे उसके खामियाजे भुगतने पड़े। मेरी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, मेरी रिसर्च कैंसिल हो गई, मेरी फीस जमा हो गई। तो और चांस की बात थी कि 3 बार मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हुई, तीनों बार मुझे स्कॉलरशिप और ग्रांट्स की। एक बार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से हुई, कई बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हुई। लगातार घर को बात के और विलम्ब से मैंने जारी किया। इस विश्वविद्यालय में टीचर्स बहुत अच्छे थे, हमारे गुरु लोग जितने थे सब बहुत अच्छे थे। प्रोफेसर अय्यर ने मुझे साक्षात नहीं पढ़ाया, लेकिन अलग से मैं उनसे चर्चा करता था। विलक्षण गुरु थे। पांडे जी तो खैर मेरा गुरु थे ही, उन्हीं के क्षेत्र में मैंने काम किया है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे इसके अतिरिक्त भी जीवन में मुझे गुरु हमारे यहाँ एक ओरिएंटल सेक्शन था, तो उसमें आपने संभवतः नाम सुना हो पंडित आचार्य आनंद झा जी का। वो न्याय के उद्भट विद्वान थे। पंडित रुद्रप्रसाद अवस्थी जी का, वो व्याकरण और वेदांत के तो विद्वान थे ही। उनके पास काव्य प्रकाश की एक परंपरा से प्राप्त उनके मैंने उसको परंपरा से प्राप्त विद्या थी। अच्छा। तो मुझे ये सौभाग्य रहा कि मैंने झा जी से भी मैंने पढ़ा, और इनसे भी अवस्थी जी के पास के चरणों में बैठ के भी मैंने पढ़ा। तो व्याकरण योग ये उन्हीं ने पढ़ाया। और ये जो एक आलोचनात्मक दृष्टि विकसित हुई समालोचना की दृष्टि से, चाहे क्योंकि हम लोग जितना जानते हैं जो दर्शन के छात्र हैं कि विगत समय में अभिनव गुप्त को समालोचना के केंद्र में ला करके भारत में फिर से एक विमर्श आरंभ आपके माध्यम से हुआ है। खासकर सहस्राब्दी, अभिनव गुप्त सहस्राब्दी के समय में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, और वैसे काव्य शास्त्र की परंपरा में, नाट्य शास्त्र की परंपरा में अभिनव गुप्त को एक अलंकार शास्त्री के रूप में वो सुपरिचित थे। पाठ्यक्रमों में भी ध्वन्यालोक की लोचन टीका इत्यादि ग्रंथ लगे रहने के कारण। पर शैव दार्शनिक के रूप में उनके कार्यों को और उनको केंद्र में रखकर जो आपने ये कार्य किया, ये जो प्रेरणा, ये जो परिवर्तन और ये जो निरंतर आपका अध्यवसाय है, इसकी बीजभूत प्रेरणा और कैसे ये यात्रा